देखो आज चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में ये सब कवर कर लिया था। कहाँ तक? हमने पोटेंशियल डिफरेंस तक कवर कर लिया था। ये पोटेंशियल डिफरेंस तक कवर कर लिया था। जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, हमारी आज की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी ओम्स लॉ से। तो देखो ओम्स लॉ क्या कहता है। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अभी पहले एक बार मैं रीड कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। इसका क्या मतलब है? देखो एक अगर हम इसकी बात करें ओम्स लॉ में, रुको एक सेकेंड यहाँ पे बता देता हूँ मैं। देखो अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है। देखो अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें, एक कंडक्टर की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जो कि उसमें से फ्लो हो रहा है। इस प्रोपोर्शनलिटी का मतलब पता क्या होता है? देखो कि अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे ना तो हमारा पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर हम करंट की वैल्यू घटाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू भी घटेगी। अब देखो इसमें ना एक सोचने वाली बात है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तभी तो करंट होगा, है ना। तो ये ना उल्टा होना चाहिए था, पर हम इसे ऐसे पढ़ते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि करंट। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर ना साइंटिस्टों ने करा इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाते हैं तो हम कोई यूज करते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के लिखते हैं V इज इक्वल्स टू R। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम R लिखते हैं। अभी बताऊंगा ये R क्या है। देखो ये R जो है, इसे R को कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी पहले यहाँ तक एक बार देख लें क्या क्या पढ़ा हमने। ठीक है, देखो अब इसमें यही बात लिख रही है, बस यहाँ पे पता क्या है, ये ना आपको लिखना है, ये वाला पॉइंट भूलना नहीं है कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कि ये ना सिर्फ ओनली जब वैलिड है जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि एक फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू हिलेगी या बढ़ेगी या घटेगी नहीं। ठीक है, अब देखो द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। देखो एक कंडक्टर है, उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये लिख रहा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे कहते हैं R, मतलब कि रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, R जो है ना, R को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक है, एक ऑफ अ गिवन कंडक्टर। ठीक है, फॉर ए गिवन कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। जो एक सेमी, मतलब सेमी कह रहा हूँ, सॉरी, एक कंडक्टर है ना, जस्ट लाइक ये जो पेंसिल है ना, इसे लेट सपोज कर लो कि एक मतलब कंडक्टर है, मतलब कि वायर का कोई टुकड़ा है। ठीक है, तो देखो अगर इसकी ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है ना वो इसकी, मतलब कि अब ना मैं इसे चेंज ही नहीं कर सकता, अब ना ये ना नेचुरली होती है। ठीक है, अभी इसकी ना एक चीज और बता रहा हूँ। देखो ये जो रेजिस्टेंस है ना, अब देखो फॉर्मूले में ऐसा लग रहा है कि वोल्टेज बढ़ाने से तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और वोल्टेज कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करती, रुको मैं लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज और करंट। देखो ये ना अब फॉर्मूले में अब ना किसी से बहस मत करने लगना कि ये जो रेजिस्टेंस है ये भाई जब फॉर्मूले में तो दिख रहा है हमें कि वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रही है, पर जो एक्चुअल में होता है ना, एक्चुअल में ना ये क्या कहते हैं वोल्टेज पे डिपेंड करती है और ना ही ये करंट पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये जो है ना रेजिस्टेंस ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख रहा है कांस्टेंट R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। फॉर अ गिवन कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब कि एक टेम्परेचर पे अगर ये वायर है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो फिक्स रहेगी, ना ये घट सकती है ना ये बढ़ सकती है, अगर सिर्फ हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखें। ठीक है, यहाँ तक शायद समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो
अब थोड़ा सा ना इसके बारे में ये भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बस इलेक्ट्रिकल लगा दिया इसके आगे, है चीज ये भी वही, ठीक है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, देखो रेजिस्टेंस ना एक प्रॉपर्टी होती है किसी मेटल की या फिर कंडक्टर की, जिसमें वो क्या करता है, करंट को ना रोकता है। अब देखो यहाँ पे ये वाली फिगर दिख रही है, ये कंडक्टर है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, वो मूवमेंट करना चाहते हैं जिससे कि वो करंट को जनरेट कर सके, है ना, जिससे कि वो करंट जनरेट कर सके। तो फिर वो भागना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से भागने से मतलब है कि मूव करना चाहते हैं जिससे वो करंट जनरेट हो, ठीक है। अब देखो अगर ये भागेंगे ना, तो रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस कहती है भाई अब तू यहाँ से नहीं जा सकता, अब तो तुझे रुकना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पे बैठा हूं। तो फिर ये क्या करता है रेजिस्टेंस, इसकी ना इस इलेक्ट्रॉन को पूरा तो नहीं रोक पाता, वो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, पर ये क्या कहता है इससे कि मैं ना तेरे को मूवमेंट स्पीड जो है तेरी वो कम कर दूंगा, जिससे क्या होगा, अब ना तेरा करंट कम निकलेगा, है ना। अब तेरे जो मालिक है ना करंट साहब, अब वो तुझे डांटेंगे, ठीक है। अब पर मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं तेरी वैल्यू को करूंगा कम और अल्टरनेटली किसकी वैल्यू कम हो रही है, अगर इसकी वो इसे रोक रहा है इलेक्ट्रॉन को, करंट की। बस यही बात यहाँ पे लिख रही है, देखो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो रेजिस्ट का मतलब है रोकना, अपोज करना, अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक करंट लिख लो या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख सकते हो, कि वो बेसिकली क्या इलेक्ट्रिक चार्ज को ही तो अपोज कर रहा है, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो देखो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, ठीक है। ये भी एक साइंटिस्ट थे, वैसे ही इन्होंने भी अपनी एसआई यूनिट दे दी अपने नाम से, तो अब तुम भी साइंटिस्ट बनना और कोई तगड़ी सी निकाल देना, ठीक है। अब देखो 1 ओम क्या होता है, डिफाइन करने के लिए आएगा 1 ओम क्या होता है, 1 ओम होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। ये बस इसकी डेफिनेशन इतनी नहीं आती, ठीक है। अब देखो अब हम आ चुके हैं रेजिस्टेंस पे। अब ना रेजिस्टेंस का एक छोटा सा बिल्कुल तुन्नक सा डेरिवेशन है, ये समझ लो। देखो एट अ गिवन टेम्परेचर, देखो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता क्या है, जो रेजिस्टेंस है ना वो सिर्फ दो वैल्यू पे, अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पर डिपेंड करती है ना ही करंट पर डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन तो ये भी है भाई, रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है ना करंट पे, तो करती किस पे है। अब देखो करती किस पे है, इसका जवाब मिलेगा यहाँ से। देखो ये कंडक्टर है, देखो अगर ये कंडक्टर है, इसका ना इसकी लेंथ मान लो, इसकी लेंथ है एल, ठीक है, एल मीटर्स, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि देखो जो ये है, देखो ये दिख रहा है, देखो ये जो है ना ये वाला एरिया, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर ये पूरी वायर है, इस वाले एरिया को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब देखो ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो अब ना इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, फ्लो करना चाहते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सके, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का काम है इसे रोकना, इसे धकेलना वापस। तो अब देखो अब जितना ये क्या कहते हैं, जितना ये लेंथ बड़ा होगा ना, जितना ये लेंथ बड़ा होगा मतलब कि उतने जितने ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा जगहों पे बैठे रहेंगे, उतना क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो ज्यादा होगा, और जितनी लेंथ कम होगी इसकी उतना ही रेजिस्टेंस भी कम होगा। इससे मतलब ये मानो कि देखो ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये अब मतलब कि डेविल है एक तरह से, मतलब कि दुश्मन, ठीक है। किसका दुश्मन है, करंट का। ये करंट की वैल्यू कम कर देता है, इसलिए देखो जितना ज्यादा लंबा रेजिस्टेंस होगा ना, उतना ही क्या होगा, उतने ही कम रेजिस्ट, वो जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। मतलब कि ये जो है ना ये रेजिस्टेंस लेंथ के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखो अब बात करें एरिया की। अब देखो जितना ये ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। अब ये वाली बात शायद समझ में ना आई हो, अब देखो अभी कैसे समझ में आएगी। देखो ये इसे ना थोड़ा सा बड़ा कर लो। अब देखो अब ना ये क्या है, अब देखो अब ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर बाई चांस इसे किसी ने इसे मतलब कि किसी ने क्या रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी से रेजिस्ट करना, रेजिस्टेंस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया, अब रेजिस्टेंस ने कही तो वापस जा, अभी क्या करेगा ये ना इधर से निकल के भाग जाएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना उतना ही कम इसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ये उतना ही कम रोक पाएगा करंट को, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। अब देखो अब ना अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे, अगर इक्वेशंस को इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज मतलब कि जोड़ देंगे आपस में, तो हमारे फाइनल वाली बन जाएगी
R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A, ठीक है, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब इसे ना अपनी कॉपी में जल्दी से अभी के अभी नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, ठीक है, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, इसे कहते हैं रो, ठीक है। इस वाली ये P को रेजिस्टेंस, एक बार रिपीट कर रहा हूं अगर शायद वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो L बाय A। देखो ये L है इस कंडक्टर की लेंथ और A है इस कंडक्टर का एरिया, ठीक है। अब ये ना ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो। अब ना नेक्स्ट वीडियो में ना मैं पहले जितने भी अभी तक फॉर्मूले कराए हैं उनका एक बार रिव्यू दूं, मतलब कि रिव्यू बोल रहा हूँ, मतलब कि एक बार उन्हें बताऊंगा और उनके ना कल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कल वाली वीडियो भी देख लेना, अभी तो छोड़ो, अब आते हैं पढ़ाई पे, ठीक है। रो क्या है, अब ये जो रो लगाया मैंने, ये जो है ना, ये हम प्रोपोर्शनैलिटी, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था इसको हटा के लगाते हैं, और जो इसकी वैल्यू होती है ना, ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो करती है मटेरियल पे, ठीक है, कि मटेरियल का नेचर कैसा है, एक करती है दूसरा टेम्परेचर पर, कि इसका मतलब कि इसके अराउंड जो है वो टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, रो इज अ कांस्टेंट। रो जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल के नेचर पर और किस पर करती है, टेम्परेचर पर, ठीक है। अब देखो, अब ना एक बात तुम्हें समझ में आ रही है कि जितनी वैल्यू रो की होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि जितनी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब ना मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिख रखे हैं जिससे कि मतलब कि जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो वो क्या है, मेटल्स एंड अलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी। इसका क्या मतलब है, देखो अगर बेसिकली रेजिस्टिविटी ना एक प्रॉपर्टी है, मतलब कि समझ लो प्रॉपर्टी है, और जो कि तुम्हें ना क्वेश्चंस में तो वैल्यू गिवन रहेगी। अब देखो, अब अगर किसी चीज की रेजिस्टिविटी लो है तो उस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, है ना। और हम मेटल्स, और देखो हम जो कॉपर होता है ना, एक एग्जांपल से बताता हूँ, देखो जो कॉपर होता है ना उसकी ना रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए हमारा जो करंट है ना उसकी वैल्यू कहीं भी घटती नहीं है। तो हम इसीलिए ना उसे अपने घर में भी यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो है ना करंट, हमें कुछ नुकसान ना हो करंट की वैल्यू को, हमारा घर में सारे में सप्लाई सही रहे, ठीक है। इसीलिए हम कौन सा यूज करते हैं, मेटल का, मतलब कि कॉपर का, ठीक है। अब देखो, अब जो है इंसुलेटर की बात कर ले, इंसुलेटर्स में क्या होता है, इसके पास होती है हाई रेजिस्टिविटी, जिसकी वजह से इसके हाई रेजिस्टिविटी के कारण इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। अब ना इसमें एक चीज पढ़ेंगे हम, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर मतलब कि तुमने हीटर देखे हैं जो ठंड में यूज करते हैं, सभी करते होंगे वैसे तो, अभी भी यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो हम ना वो हीट कैसे जनरेट होती है, हीटर देखा है, वो एकदम हीटर ऐसे ऐसे स्प्रिंग्स ही होती है उसमें, और उसमें क्या होता है जब हम उसे यूज करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो उसमें क्या, इसमें ना आग सी जलने लगती है और ये एकदम हीट फेंकने लगती है, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ते हैं ये हीट सी क्यों फेंकते हैं। वैसे ना ये वाला जो अभी बोला मैंने, ये तो हीटिंग इफेक्ट में पढ़ेंगे, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जो कि क्वेश्चन बन जाएंगे वो वाले टर्म पढ़ते हैं। देखो जनरली, जनरली का मतलब है आमतौर पर नाइक्रोम एलिमेंट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन हीटर्स और गीजर। देखो हम नाइक्रोम वायर का यूज कहाँ करते हैं, नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक आयरन में, हीटर्स में और गीजर्स में, ठीक है। अब देखो एक बार मैं बता रहा हूँ नाइक्रोम वायर में मतलब हीटर में यूज क्यों करते हैं, अभी तो ये बस लिख रखा है। देखो जस्ट लाइक ये नाइक्रोम का कंडक्टर है, ठीक है। वैसे अगर समझ में आ ही रहा होगा एक बार बता देना कमेंट करके, फिर मैं अगली वीडियो नहीं डालूंगा अगर समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब देखो एक बार समझ लो, देखो ये नाइक्रोम का एक मैंने वायर का टुकड़ा लिया, ठीक है। अब इसमें ना बेसिकली होता क्या है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसकी रेजिस्टेंस जो है हाई होती है, इसकी रेजिस्टेंस हाई मतलब ये ना, ये जो दीवार है इन्हें रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस ने अपनी लगा रखी है, ये क्या होता है, देखो जब ये ना इलेक्ट्रॉन ये ना टकराएगा इससे, फिर यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे ही ना इसे बहुत, इस इलेक्ट्रॉन को ना बहुत ज्यादा मेहनत करके जाना पड़ता है जिससे ये करंट बना सके, ठीक है। मतलब कि मूव, मतलब कि चार्ज मूव हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि आगे भेज सके, ठीक है। पर देखो यहाँ पे होता क्या है, इसके ना ये बहुत सारे कोलिजन हो जाते हैं, कोलिजन मतलब कि
टक्कर, ठीक है। जब बहुत ज्यादा, तुमने देखा भी होगा, अगर हम किसी चीज को बार बार हिट करते रहे तो क्या होता है, वहां पर ना हीट प्रोड्यूस होने लगती है। वही जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, वही तो हमें चाहिए होती है किसमें, हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में और गीजर में। इसलिए हम नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, टंगस्टन फिलामेंट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैम्प्स बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज एक्सट्रीमली हाई। देखो ये वाले ना, ये कुछ कुछ पॉइंट्स मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ये सब हीटिंग इफेक्ट के अंदर आ रहे हैं। अब भी सारा हीटिंग इफेक्ट पढ़ा दूंगा तो उसका मजा ही क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये सिर्फ बात पढ़ लो, क्योंकि ये ना क्वेश्चंस आ जाते हैं इनसे, ठीक है। टंगस्टन, अब तो शायद प्री बोर्ड भी होंगे तुम्हारे, तो प्री बोर्ड में ना क्या पता इसी में से ही कोई क्वेश्चन उठ के आ जाए। देखो, टंगस्टन के जो फिलामेंट होते हैं ना, वो हम इलेक्ट्रिक लैंप में यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई। ये बात याद रखना। देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे आता है, देखो अब यहाँ पे ना ऐसा आएगा, अब तो वैसे टर्म 2 में ना ऐसा आएगा क्वेश्चन। देखो जैसे अगर मैं इसमें से बताऊं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 1 या 2 नंबर का, कि ऐसा कोई भी एलिमेंट बताओ जिसमें कि मतलब कि एलिमेंट बताओ या फिर मेटल बताओ जिसे हम हीटर्स में यूज करते हैं, तो तुम डायरेक्ट लिख देना नाइक्रोम वायर, खत्म, ठीक है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन आया, टंगस्टन फिलामेंट्स को हम यूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप्स में, तो इसमें क्या लिखोगे आंसर, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज एक्सट्रीमली हाई। बस ये खत्म। अब ठीक है, अब दो चीज पढ़ लो, मतलब पढ़ लो मत, बस ये छोटे छोटे से पॉइंट है जो कि मैंने लिखे थे, तो फिर अब समझ ही लो। एमीटर और वोल्टमीटर, एमीटर की सिकल कैसी होती है, देखो एमीटर की सिकल भी ऐसी होती है, ठीक है। ड्राइंग तो मेरी ज्यादा ही अच्छी है। वोल्टमीटर की ऐसी होती है, गोल बना लो सर, ठीक है। अब देखो, हम एमीटर किस लिए यूज करते हैं, जिससे कि हम करंट को मेजर कर सकें, और वोल्टमीटर किस लिए यूज करते हैं, जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। बस अभी तक ना इतना ही पढ़ो, और ज्यादा ना टेंशन वेंशन मत लो कि सिलेबस होगा या नहीं होगा। अरे मतलब कि इतनी टेंशन मत लो, बस रोज डेली 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 5 से 10 क्वेश्चन करो बस, और टेंशन मत लो, ठीक है। बाय।